Hello students, welcome to Civil Staff Himachal and their Mains Current Affairs Series सेशन जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंडो टर्की रिलेशंस। समझेंगे दोनों देशों के रिलेशंस के बीच किन किन एरियाज में कॉपरेशन किया जा रहा है, कौन सी हर्डल्स हैं, कौन से इश्यूज हैं, उनको समझेंगे। साथ ही साथ जानेंगे किस प्रकार से लास्ट 2 डिकेड्स में राइज ऑफ टर्की हुआ है मिडिल ईस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं बैकग्राउंड। टर्की का जो लेगेसी है वो ऑटोमन एम्पायर की लेगेसी है। तकरीबन 600 सालों से भी अधिक समय तक राज करने वाला एम्पायर रहा है मिडिल ईस्ट के रीजन में ऑटोमन एम्पायर, और जिसका बेस जो था वो मॉडर्न डे टर्की था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये मैप में टर्की है और यहीं पर आपका ऑटोमन एम्पायर पूरा इस पूरे रीजन में फैला हुआ था, पूरा इस रीजन में फैला हुआ था। ठीक है, हालांकि 1920 आते आते सिकुड़ के आज के मॉडर्न डे टर्की तक ही रह गया। आफ्टर दैट मॉडर्नाइजेशन ऑफ टर्की भी हुआ। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ 1820 में एक और आइडियोलॉजी ने जोर पकड़ा, वो थी पैन टर्किज्म। पैन टर्किज्म बेसिकली अ पॉलिटिकल मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1880 और 1920 आते आते खत्म हो गई, लेकिन वो धारणा, वो विचार जो थे वो बने रहे। इट वॉज बेसिकली अ कल्चरल or political unification of Turkey, which demands cultural and political unification of the Turkey, as you can see in this map. आज का जो मॉडर्न डे सेंट्रल एशियन रीजन है, इसको भी टर्की क्लेम करता था, इसका भी यूनिफिकेशन करना चाहता था। बहुत से और एरियाज में भी टर्की का इन्फ्लुएंस था। ठीक है, रशिया का भी इस्तेमाल इस पैन टर्किज्म की पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन में टर्की ने उस समय किया। कह सकते हैं कि भाई बहुत ही पावरफुल एक आइडियोलॉजी रही है। आज अगर टर्की की बेस की बात करें, आइडियोलॉजी की बात करें, कल्चरली बहुत रिच है। कल्चरली रेस्ट ऑफ मिडिल ईस्ट से काफी डिफर है कल्चर। और अगर टर्की में हम बात करेंगे, हालांकि तकरीबन 98% लोग जो हैं टर्की के वो इस्लाम को मानते हैं, लेकिन क्योंकि यूरोप के साथ भी बाउंड्रीज हैं तो क्रिश्चियनिटी का भी यहां पर हमें एक बेस आधार जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक मिक्स कल्चर का देश टर्की है, ये हम कह सकते हैं। हालांकि रिलीजन को मानने की बात करें तो इस्लाम ही धर्म यहाँ पे पॉपुलर है। अभी जो लीडर आए हैं वो इस आइडियोलॉजी पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि भाई इस्लामाइजेशन होना चाहिए पूरे मिडिल ईस्ट का, और पूरी दुनिया पर जो है इस्लामिक नेशंस का कंट्रोल होना चाहिए। एंड टर्की ऑफ कोर्स वांटेड टू लीड दिस आइडियोलॉजी। चलिए, ये तो हमने बैकग्राउंड की बात करी। अब दोनों देशों के संबंधों पर आते हैं, ट्रेड रिलेशंस पे बात करेंगे सबसे पहले। इंडिया का जो इंपोर्ट है टर्की से वो बेसिकली है आपका मार्बल, टेक्सटाइल, आयरन, गोल्ड, ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, और तकरीबन 2018 तक के डाटा की बात करें 7.5 बिलियन का ट्रेड जो है भारत कर रहा है आपके टर्की से। इंडिया एक्सपोर्ट टू टर्की, भारत जो एक्सपोर्ट करता है वो है राइस, यार्न, पार्ट्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, कॉटन, ट्रैक्टर्स, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये आपका 7.5 बिलियन रहेगा एक्सपोर्ट। एंड जो इंपोर्ट है हमारा वो बहुत कम है, वो है 1.2 बिलियन। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लें। और इसको आगे 2020 तक का टारगेट इंडिया ने रखा था कि भाई हम 10 बिलियन तक का जो टारगेट है वो रखेंगे। ठीक है, जिसपे सक्सेसफुल भी भारत रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट डील्स टर्की के साथ साइन की हैं, जिसमें 2000 मार्च में साइन की गई शिपयार्ड डील महत्वपूर्ण है, 2.3 बिलियन की ये डील रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि टर्की के साथ हमारे संबंध पूरी तरह से खराब है। खटास आने की वजह थी पाकिस्तान ने जब कश्मीर के मामले को उछाला था 2019 में, ड्रैग किया था यूएनजीए में। ठीक है, कश्मीर इशू पर पाकिस्तान को सपोर्ट करता टर्की हमें दिखा था। तो समवेयर ये कहा जा रहा था कि भाई आने वाले समय में हम शायद अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को श्रिंक करेंगे टर्की के साथ, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब इंक्रीजिंग जो इन्फ्लुएंस टर्की का बढ़ रहा है पिछले कुछ समय में, उसको समझते हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। तो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि देखिए, भारत के साथ 1.2 बिलियन का ट्रेड है। अगर मैं बात करूं सेंट्रल एशिया रीजन की, ये जो सेंट्रल एशिया का क्षेत्र है, इसके साथ तकरीबन 10 बिलियन का ट्रेड है अकेले टर्की का, और तकरीबन 5000 जो उनकी टर्की बेस्ड कंपनीज हैं वो सेंट्रल एशिया में काम कर रही हैं।
ठीक है। यूरोप के साथ भी तकरीबन तकरीबन 33.4% टर्की इंपोर्ट करता है यूरोप को, और 41.3% जो है ये इंपोर्ट करता है। तो इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई कितना ज्यादा ट्रेड पूरे इस रीजन में टर्की कर रहा है, और यही बहुत बड़ा कारण है कि रैपिडली इकोनॉमिक डेवलपमेंट टर्की का हो रहा है। चले नेक्स्ट है टर्कीज आर्म्ड पावर। तो आर्म्ड पावर के 2-3 एग्जांपल मैं आपको दूंगा। सबसे पहले है अभी 2020 में ही अजरबैजान एंड आर्मेनिया के कॉन्फ्लिक्ट में टर्की ने अजरबैजान को ड्रोन्स प्रोवाइड कराए, जिसकी मदद से आर्मेनिया पर अटैक किए टर्की ने। ठीक है, आर्मेनिया एक बहुत छोटा देश है, और टर्की तो पहले ही बदनाम है कि भाई आर्मेनिया जिनोसाइड भी कराया है उन्होंने। 1.55 बिलियन पीपल लॉस्ट देयर लिव्स इन दिस रीजन। ठीक है, सो ये कॉन्फ्लिक्ट है। अदर देन दिस, नाटो की सदस्यता, नाटो का मेंबर है टर्की। ठीक है, और इसकी वजह से हमेशा ही मिलिट्री पावर को स्ट्रेंथन करने पर बल देता है। इसके अलावा अभी रिसेंटली S-400 जो आपकी डिफेंस ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम है, उसे रशिया से खरीदा है। तो यू गॉट एन आइडिया दैट मिलिटराइजेशन टर्की कर रहा है अपना, क्योंकि वो चाहता है मिडिल ईस्ट रीजन में लीड करना। ठीक है, नेक्स्ट है जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पे आएंगे। तो आप मैप में देख सकते हैं टर्की का जो लोकेशन है उसकी कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। एक तरफ सेंट्रल एशिया कनेक्ट हो रहा है, एक तरफ रेस्ट ऑफ मिडिल ईस्ट जो है वो कनेक्ट हो रहा है, दूसरी तरफ ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी जो कि ट्रेड के बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, इनके साथ कनेक्टिविटी है। यूरोप जुड़ा हुआ है, अफ्रीका जुड़ा हुआ है। तो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इतना ज्यादा है, इकोनॉमिकली भी इसका बहुत फायदा मिलता है, और जियो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स भी टर्की को बहुत ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन। चलिए नेक्स्ट है द एम्बिशियस टर्की। ना टर्की का जो प्राइमरी जो एम्बिशन है वो ये है कि भाई पूरे मिडिल ईस्ट रीजन को वो लीड करे। ठीक है, और यहां पर सबसे बड़ा उनका जो टकराव है वो है सऊदी अरेबिया के साथ। सऊदी अरेबिया लंबे समय से ये क्लेम करता रहा है कि भाई वी आर लीडिंग द मिडिल ईस्ट रीजन। नाउ कंपिटिटर की फॉर्म में टर्की हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आइडियोलॉजी में भी कहीं ना कहीं टकराव हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो थोड़ा सा लिबरल अप्रोच को जो है सपोर्ट कर रहा है, जबकि कंजर्वेटिव इस्लामिक जो अप्रोच है या पैन इस्लामिज्म है उसे टर्की सपोर्ट करता है। तो ये टकराव भी है। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ एक्सपेंडिंग टर्किश इन्फ्लुएंस। अब किस पॉलिसी को टर्की अपना रहा है अपने प्रभाव को पूरी दुनिया में बढ़ाने के लिए। सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल तो कर ही रहा है, लेकिन हार्ड पावर का भी इस्तेमाल टर्की कर रहा है। ठीक है, तो दोनों ही पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर रहा है। जैसे सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट में अपने कमांड को, क्योंकि मैक्सिमम इस्लामिक नेशंस हैं यहां पे, अपने कंट्रोल को स्ट्रेंथन करने के लिए सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर रहा है। सॉफ्ट पावर में बात कर सकते हैं धर्म की। ठीक है, जैसे सेंट्रल एशिया में क्या है, सभी इस्लामिक नेशन है, तो बिकॉज ऑफ दैट हमें ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होनी चाहिए। एजुकेशन एंड टर्की का जो कल्चर है जो कि काफी हद तक अलग है बाकी मिडिल ईस्ट नेशन से, उसके आधार पर ही जो एक ऑटोमन एम्पायर की लेगेसी है, ठीक है, उसका इस्तेमाल भी कर रहा है अपने एक्सपेंशन को और बढ़ाने में। हार्ड पावर की बात कर सकते हैं तो जो छोटे आपके प्रॉब्लमेटिक रीजन है आपके, जैसे आर्मेनिया का मैंने एग्जांपल दिया है, या अक्सर उनके क्लैशेस अदर नेशंस के साथ हो जाते हैं। कई बार अभी लास्ट ईयर यूके के शिप्स आ गए थे, ठीक है, मेडिटेरियन सी में, तो ये जो है कहीं ना कहीं टकराव हमें देखने को मिलता है, और यहां पर फॉर्मली टर्की अपनी हार्ड पावर का भी इस्तेमाल करता है। ठीक है, चले सो नेक्स्ट, अब इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस हैं तो उनको समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ा टर्की एज अ हर्डल है इंडिया के लिए 3 क्षेत्रों में। अफगानिस्तान, अभी जो कुछ अफगानिस्तान में रिसेंटली हुआ है, ठीक है, टर्न द टेबल ऑफ द गवर्नमेंट एंड फाइनली तालिबान रिकैप्चर द पॉलिटिकल पावर देयर। बिकॉज ऑफ दैट टर्की अपना इंटरेस्ट जो है वहां दिखा रहा है। अब इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक इसलिए बिकॉज हमारे संबंध बहुत अच्छे टर्की से नहीं है। टर्की के रिलेशन इंडिया से कहीं ज्यादा अच्छे हैं पाकिस्तान के साथ, तो हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है अफगानिस्तान में, और अगर टर्की भी इंटरेस्ट यहां पर लेगा तो हो सकता है आने वाले समय में हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको नुकसान पहुंचे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सेंट्रल एशिया में प्रभाव टर्की का लगातार बढ़ रहा है।
इंडिया की भी सेंट्रल एशियन पॉलिसी है, इंडिया वांटेड टू एक्सपेंड इन सेंट्रल एशियन रीजन, और टर्की वहां भी इंडिया को काउंटर कर रहा है। नेक्स्ट है वेस्ट एशिया। नाउ वेस्ट एशिया, लुक, वेस्ट एशिया पॉलिसी इंडिया ने बनाई है, और हमारी जो क्लोजनेस है वो सऊदी अरेबिया ब्लॉक के साथ ज्यादा है, जिसमें ओमान, यूएई जैसे देश शामिल हैं, और अभी एक नया न्यू क्वाड वेस्ट एशिया में बना है जिसमें इजराइल भी शामिल है इन देशों के साथ। सो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भाई दूसरी तरफ टर्की है, तो यहां भी टर्की हमारे लिए हर्डल क्रिएट करता है, वेस्ट एशिया में कर सकता है। तो ये कुछ रीजन है। नेक्स्ट है डिफरेंट अप्रोच इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। इंडिया का जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में अप्रोच है वो है प्योरली सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का ही हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रीच को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने में, अपने प्रभाव को बढ़ाने में, और सक्सेसफुली इंडिया इसमें सक्सेस भी मिली है। ठीक है, जैसे हमारा कल्चर है, योगा है, ठीक है, या जो इंडियन ट्रेडिशंस हैं उनके आधार पर भारत अपनी वैल्यूज को फैलाता है, और उसी आधार से इंडिया पहचाना जाना चाहता है। बट टर्की की अप्रोच ये नहीं है। टर्की की फॉरेन पॉलिसी में दोनों सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों का वो इस्तेमाल करता है। सो अप्रोच में डिफरेंसेस हैं, बिकॉज ऑफ दैट भी इंडिया को समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अदर देन दिस, पाकिस्तान के साथ जो टर्की के टाइज हैं, जैसा मैंने कहा 2019 में जब यूएनजीए में कश्मीर का मामला गया था, सो टर्की ने फॉर्मली सपोर्ट किया पाकिस्तान और कहा कि इंडिया एट्रोसिटीज कर रहा है कश्मीरीज पे, कश्मीर में। बिकॉज ऑफ दैट उस समय इवन ये भी बातें चली कि जो 2.3 बिलियन की शिपयार्ड डील है वो कैंसिल कर दी गई। हालांकि हुई नहीं, क्योंकि देखिए नेशनल इंटरेस्ट अलग चीज है, लेकिन पॉसिबिलिटीज थी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि ये जो टाइप है टर्की और पाकिस्तान का, हम अगर चाहते हैं अपने रिलेशंस को टर्की के साथ बेहतर करना, ठीक है, तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस हियर। नेक्स्ट, हाँ, अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? देखिए, इन इंटरनेशनल रिलेशंस एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, दैट नो वन इज योर फो एंड फ्रेंड, ओनली द नेशनल इंटरेस्ट विच रिमेन ऑलवेज, एंड ऑलवेज प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, आपका जो राष्ट्र हित है वो सर्वोपरि है। कोई मित्र कोई शत्रु नहीं होता, समय के साथ बदलाव हो जाते हैं। ठीक है, तो इंडिया को भी इन सभी बातों को नकारते हुए स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो है लगातार टर्की के साथ करने चाहिए, ताकि हमारा ट्रेड इनके साथ और एक्सपेंड हो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़े। ठीक है, हम अभी तक तकरीबन 8 बिलियन का ट्रेड जो है सिर्फ इंडिया जो है कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है टर्की को, टर्की का बहुत कम है। ठीक है, तो हमें काफी ज्यादा फायदा आने वाले समय में टर्की से हो सकता है। सो वी हैव टू गो विद स्ट्रेटेजिक डायलॉग विद टर्की। लेसन्स फ्रॉम टर्कीज जियोपॉलिटिक्स, दो चीजें इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा। एक तो जियोपॉलिटिकल एडवांटेज जो है टर्की को, उसका सही इस्तेमाल भी टर्की ने अपनी प्रोग्रेस में किया है। हालांकि जो एडवांटेज जियोपॉलिटिकल इंडिया को है इंडियन ओशन रीजन में, या बीइंग अ लीडिंग नेशन ऑफ साउथ एशिया, भारत ने अभी तक उतना इस्तेमाल नहीं किया है। सो हियर वी नीड टू लर्न फ्रॉम टर्की। सेकेंड, जो मैंने बात कही कि भाई बहुत फॉर्मली टर्की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों का ही इस्तेमाल करता है अपने रिलेशंस को एक्सपेंड करने में, जबकि इंडिया सिर्फ सॉफ्ट पावर तक ही कंफाइंड रहा है। तो इंडिया आल्सो नीड टू लर्न अ लेसन फ्रॉम टर्की, जहां पर हार्ड पावर का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, आपको करना चाहिए। आप एक लीडिंग नेशन है। देखिए, गुनार मर्डियाल एक बहुत ही फेमस पॉलिटिकल थिंकर है, उनकी किताब है एशियन ड्रामा, जिसमें उन्होंने इंडिया को पहली दफा कहा दैट इंडिया इज अ सॉफ्ट स्टेट। ठीक है, जो बहुत ही सॉफ्टली रिएक्ट करता है। तो ऐसा नहीं है, इंडिया को जहां आवश्यकता है हार्ड पावर का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ वे फॉरवर्ड हम कह सकते हैं, हो सकता है। आई होप कुछ नई चीजें आपको इंडिया टर्की के रिलेशंस के बीच, संबंधों के बीच समझ आई हो, कुछ नया सीखने को मिला हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।